मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंजी बजाने वाले चैनल का नाम है डिस्टेंस डीजे सर। और डिस्टेंस बोर्ड में आप लोगों को 100% सफलता दिलाने के लिए एकमात्र चैनल आप लोगों का डीजे सर। ठीक है, अब की बार बोर्ड पर वार इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी डिस्टेंस, जब आप सभी लोग इस चैनल से रेगुलरली स्टडी कंटिन्यूअसली करेंगे। 1 महीने बचा हुआ है, 1 महीने भी नहीं है, 15 मिनट 15 दिनों का समय बचा हुआ है आप लोगों के पास। 15 दिनों के बाद आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में जाना है डिस्टेंस, तो समय बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। चप कर लगिए, चपा कर नहीं, और कंटिन्यूअसली लगिए डिस्टेंस। व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग को मिला है, मैंने दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लाभ उठाइए, और उसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर डिस्टेंस जो भी आप हमसे वार्तालाप के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स के थ्रू जो हो गया तो वहाँ से भी आप अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं कि हाँ सर, मुझे ये दिक्कत है, ऐसी समस्याएं हैं। मैं निश्चित तौर पर पूरा प्रयास करूँगा कि मैं आप लोगों को जो भी निदान है वो मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करा सकूँ आप लोगों के लिए। पहला देखिए डिस्टेंस, क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? सी राइट मिल्स कौन थे? सी राइट मिल्स कौन थे? तो डिस्टेंस पहले याद रखिएगा, इनका पूरा नाम यहाँ पर देखिए, चार्ल्स राइट मिल्स। क्या नाम है? चार्ल्स राइट मिल्स। ये देखिए डिस्टेंस, अगर इनके बारे में बात करें हम लोग, तो देखिए जीवन काल को कार्यकाल को मैंने लिखा हुआ है, जीवन काल का इनका 28 अगस्त 1916 और 20 मार्च 1962। तो ये कौन थे डिस्टेंस? चार्ल्स राइट मिल्स जो थे वो एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। भाई विषय में कौन सा है? समाजशास्त्र में आप पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी होंगे व्यक्ति वो समाजशास्त्री ही होंगे। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है अमेरिकी समाजशास्त्री है। और 1946 से 1962 में उनकी मृत्यु तक कोलंबिया विश्वविद्यालय में वो समाजशास्त्र विषय के प्रोफेसर भी थे। क्या थे? प्रोफेसर थे, यानी सोशियोलॉजी के ये प्रोफेसर भी थे। मिल्स ने लोकप्रिय और बौद्धिक दोनों पत्रिकाओं में व्यापक रूप से प्रकाशित किया, और कई के लिए याद किया जाता है, यानी कई बातों के लिए, कई तथ्यों के लिए जो ये है इन्हें याद भी किया जाता है, जिनका नाम है चार्ल्स राइट मिल्स। ठीक है, चार्ल्स राइट मिल्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार्ल्स राइट मिल्स के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें, तो देखिए इनकी महत्वपूर्ण किताबें कौन है? द पावर एलिट, वाइटर कलर, द अमेरिकन मिडिल क्लासेस। ठीक है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। मिल्स द्वितीय विश्व देखिए मिल्स जो थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समाज में बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारियों से चिंतित थे, और उन्होंने निस्वार्थ अवलोकन पर सामाजिक और राजनीतिक जुड़ाव की वकालत की। ठीक है, तो सी राइट मिल्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही पॉपुलर हैं, और आपके पेपर के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। देखिए दोस्तों, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है? यहाँ पर अति लघु लघु की सीरीज के रूप में बात की जा रहा है आप लोगों के साथ। तो डिस्टेंस देखिए, माल्थस के बारे में मैंने डिस्टेंस पूरा दीर्घ उत्तरी भी एक प्रश्न बनाया हुआ था। पूरा सीरीज में मैंने पूरा का पूरा फुल डिस्कशन किया हुआ है कि माल्थस ने जो अपना रूल दिया हुआ था तो उसके क्या ड्रॉबैक थे, उनका प्रॉफिट क्या था, यानी मेरिट और डीमेरिट के साथ बात हुआ था, और माल्थस ने किस तरीके से पूरा दिया हुआ था। पूरा मैंने इसका उस तथ्य पर मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। समाजशास्त्र के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आप लोग को डिस्कस, जिससे आप लोग का और भी बेस्ट तरीके से तैयार होगा। और एक बार दो बार अगर कंटेंट को आप सुन लेते हैं डिस्कस, तो निश्चित है आप लोग भूलेंगे ही नहीं, और बेहतर तरीके से लिखेंगे। देखिए माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या था? माल्थस ने क्या बताया था डिस्टेंस में देखा जाए मुख्य रूप से, तो जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है, जबकि संसाधन में सामान्य गति से वृद्धि होती है। माल्थस का सीधा-सीधा कहना था कि जनसंख्या जो में वृद्धि होता है, वो दोगुनी स्पीड से होता है। यानी 1 है तो 2 हो गया, 2 है तो 2 का दुगुना 4 हो गया, 4 है तो 4 का दुगुना क्या हो गया? 8 हो गया, 8 का दुगुना क्या हो जाएगा? 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128, 128 का दुगुना 256, 256 मतलब ऐसे ही क्या होता जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा सीरीज। जबकि संसाधनों में अगर देखा जाए तो ये जो सामान्य गति से, जैसे 1 आता है तो 1 के बाद 2 आता है, 2 आता है तो 2 के बाद 3 आता है, 3 आता है तो 3 के बाद 4 आता है, 4 आता है 4 के बाद 5 आता है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक तरीके से देखा जाए तो जनसंख्या जो दोगुनी रफ्तार से कहने बढ़ने का मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है, और जबकि ये है आप लोगों का समांतर श्रेणी में। यानी परिणामतः क्या देखा जाएगा, प्रत्येक 25 वर्ष बाद जो होगा जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। ये माल्थस साहब ने अपने व्यक्तित्व मतलब बताया था, अपने अध्ययन के बेस पर उन्होंने बताया था इस बात को कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या के सिद्धांत को उन्होंने दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
बढ़ते हैं डिस्टेंस, देख लिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा यदि आप लोग थक गए हैं तो कर लीजिएगा रेस्ट, उसके बाद ही चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर, क्योंकि डिस्टेंस। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, ये तो आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा इस बात को। और मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि वीडियो डीएस चैनल का वीडियो ना देखिएगा आधा ना, नहीं तो डिस्टेंस आप लोग के लिए बन जाएगी ये बाधा। क्योंकि डिस्टेंस कंटेंट को अगर आप लोग पूरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी जो विचारधाराएं होती हैं आप उस पर कहने लगते हैं। मैं जिस तरीके से आप लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को, बड़ी परिश्रम लगता है आप लोगों के लिए एक कंटेंट बनाने में। ये कंटेंट आप लोग के लिए मैं रेगुलरली 5 से 10 कंटेंट बनाने का प्रयास करता हूँ। समझ लीजिए इसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो डिस्टेंस इसे एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि लाइक कर देते हैं आप लोग तो एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि मेरी चीज़ें जो है वो मेरे प्रिय विद्यार्थियों को पसंद आ रही हैं। 1901 ईस्वी में कराई गई जनसंख्या को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? देखिए, बीती सदी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी जनसंख्या में तेजी आई। बीती सदी की शुरुआत यानी 1901 में भारत की आबादी जो थी डिस्टेंस वो 23 करोड़ थी। यह सदी जब खत्म हुई तो वर्ष 2000 में हमने 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया, यानी 100 सालों में 77 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, यानी आबादी में जो हुई 77 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। तो इसलिए डिस्टेंस ये डाटा है, डाटा के आधार पर, डाटा तो भाई कोई भी रहता है तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न देखिए, सामाजिक अपवर्जन हो गया है, सामाजिक बहिष्कार की बात हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, तो सामाजिक अपवर्जन अगर हम लोग देखें तो सामाजिक अपवर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है डिस्टेंस, किसी समूह को मुख्य धारा से निकाल कर सीमांत या मार्जिन पर पहुंचा दिया जाता है ना। मुख्य धारा में से निकाल कर उसे क्या करते हैं, किसी समूह या सीमांत मार्जिन यानी अलग जगह पर पहुंचा देना, उसे ही हम लोग कहते हैं डिस्टेंस सामाजिक अपवर्जन कहते हैं उसको। ठीक है ना, सामाजिक बहिष्कार जैसे होता है या समाज में से बाहर निकाल देना होता है, तो वही यहाँ पर समूह को मुख्य धारा से निकालकर सीमांत मार्जिन पर पहुंचा दिया जाता है, उसे हम लोग सामाजिक अपवर्जन कहते हैं। अगर देखा जाए सामाजिक अपवर्जन का तो डिस्टेंस देखिए, यूरोप महाद्वीप में इसका खूब प्रयोग हुआ। किसका, ये जो सामाजिक अपवर्जन था, इसका प्रयोग शिक्षा, समाज, राजनीति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया आदि अनेक विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप लोग का प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में से रख लीजिएगा। यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। डीजे सर का कहना है रेगुलर इस चैनल से पढ़ते रहना है और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 की ओर। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? प्रश्न हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? देखिए दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है, दो समय के अंतराल में बढ़ने वाले लोगों की संख्या। समय अंतराल का मतलब जैसे हो गया, जैसे कहते हैं हम लोग कि 10 वर्षों के बाद हो गया, एक सदी की बात हो गया, एक शताब्दी की बात हो गया, तो के बाद देखते हैं हम लोग कि क्या ग्रोथिंग मिल रहा है। यानी कोई भी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की है, किसी भी स्टेट की है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की है, किसी भी क्षेत्र की है, तो क्या देखा जा रहा है, यानी दो समय अंतरालों के बीच में लोगों की जनसंख्या में क्या वृद्धि देखा गया, क्या कितने लोग बढ़ गए, और व्यक्तियों की संख्या में उपस्थिति आबादी से जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े निकाले जाते हैं। तो डिस्टेंस ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, जनसंख्या वृद्धि। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या अब 6 की ओर। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 6, सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? देखिए पहली जब हम लोग बात करते हैं इसमें देखिए सामाजिक परिवर्तन में, तो पहला क्या हो जाता है आप लोगों का, स्थिर विशेषता। क्या हो जाता है, स्थिर विशेषता। तो सामाजिक परिवर्तन के दो अगर प्रमुख सिद्धांत देखा जाए तो पहला क्या है, स्थिर विशेषता, यानी जिनका संबंध क्या है, मानव की मूल प्रवृत्तियों और प्रेरणा से है, जिनमें बहुत कम परिवर्तन होता है। यानी देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से क्या आता है, परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। स्थिर विशेषता हो गया ये आपका। दूसरा क्या हो जाता है, परिवर्तनशील विशेषताएं होती हैं। क्या होता है, परिवर्तनशील विशेषताएं। परिवर्तनशील विशेषताओं में अगर हम बात करें तो जैसे हमारा जैसे क्या हो गया, आदतें हो गई, कोई विचार हो गया, मनोवृत्तियां हो गई आदि, जितनी भी विचारधाराएं होती हैं, बातें होती हैं ना, आदतें, विचार, मनोवृत्तियां, जितनी भी बातें होती हैं, इन सभी लोगों को हम लोग परिवर्तनशील विशेषताओं में देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध जो होता है मानव की इन दूसरी विशेषताओं, विशेष रूप से मानव
रूप से अगर देखा जाए तो मानव की विचार करने की आदतों से होती है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये देखा जाए तो परिवर्तनशील विशेषताएं और स्थिर विशेषताएं, तो ये मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांत होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये आप लोग का प्रश्न संख्या 6 है। और जाइए दोस्तों, फटाक से शेयर वाले बटन पर थोड़ा सा कर दीजिए इसे शेयर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप लोग के सम्मुख चल रही है। और देखिएगा आप लोग पेपर एडिशंस, निश्चित तौर पर जो 100% ये पूरा का पूरा चैनल पर आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड कराया गया है। पूरा पेपर आप लोग को डीजे सर चैनल से एकदम आसानी से समझिए, पेपर आप लोग को आउट मिल जा रहा है एडिशंस। बस यही है कि थोड़ा सा आप लोगों को कुछ घंटों का परिश्रम करना है। ठीक है ना, तो उतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है एडिशंस, तो इतना तो जानते हैं कि परिश्रम करेंगे आज तभी तो सजेगा कल आपके सर पे ताज। बिना परिश्रम के कुछ नहीं होने वाला है। तो परिश्रम करेंगे यदि आप लोग आज, तो तभी कल सजेगा आपके सर पे बोर्ड का ताज। तो डिसेंसी से एक काम जरूर कीजिएगा कि रेगुलरली अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कानून और न्याय में क्या अंतर है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एडिशन। देखिए बताइए, प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाज में भी आप रह रहे हैं तो कानून और न्याय का तो अंतर ही पता होना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, कानून और न्याय के बीच में एक और महत्वपूर्ण देखिए अंतर के रूप में देखा जाए तो कानून अधिनियमित, निरस्त और संशोधित होते हैं, जबकि न्याय एक सार्वभौमिक मूल्य है। ठीक है, सार्वभौमिक मूल्य है। इसके अलावा देखा जाए तो कानून का समर्थन कानूनी है, जबकि न्याय का नैतिक समर्थन होता है। क्या होता है? देखिए, कानून का समर्थन जो होता है वो कानूनी तौर से होता है, कानूनी तौर तरीकों से ढंग से होता है, जबकि न्याय का नैतिक समर्थन है। जबकि कानून ठोस है और न्याय जो है वो अमूर्त है। तो ये मुख्य रूप से जो अंतर है डिस्टेंस कानून और न्याय में, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा डिस्टेंस। इस प्रश्न को तो एकदम समझ लीजिए, छोड़ना आप लोग को एकदम सख्त मना है, इसको छोड़ना ही नहीं है इस प्रश्नों को, इन प्रश्नों को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या जो ये 8वां हो जाएगा। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो 8वें प्रश्न में जब हम बढ़ते हैं डिस्कस, देखिए यहाँ पर तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हम लोग का प्रश्न है। देखिए ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। और हरित क्रांति घूम फिर कर प्रश्न पूछता जरूर है। ये समाज शास्त्र के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नागरिक शास्त्र के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत की नई कृषि नीति सन 1967 से 1968 में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया। कहने का मतलब क्या है? हाइब्रिड बीजों को बड़े पैमाने पर पैदावार हो सके, तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। इससे क्या हुआ डिस्टेंस? फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है, यानी फसलों में क्रांति। और इस क्रांति से सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो गेहूं की कृषि को हुआ था, गेहूं की खेती को। और सबसे ज्यादा लाभान्वित जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश, तो देखा जाए सबसे बड़े पैमाने पर तो वो पंजाब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब जो था वो सबसे ज्यादा हरित क्रांति का लाभ पंजाब को मिला था। चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है? प्रश्नों की जितनी भी सीरीज है सब इंपॉर्टेंट है, और एक भी जो प्रश्न है वो छोड़ने लायक नहीं है डिस्टेंस। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा? संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। संगठित क्षेत्र क्या होता है? तो नाम से ही पता चलता है, अगर इसका विच्छेद करें तो क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो संगठित हो, संगठन हो वहां पर। तो इसे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सरकार के साथ पंजीकृत होता है। ठीक है ना, गठित होता है, संगठन में होता है वो, और उस पर कई अधिनियम लागू होता है। गौरतलब है कि देखिए स्कूल हो गया और अस्पताल जो होते हैं वो संगठित क्षेत्र में ही आते हैं। यानी कोई जो क्षेत्र हो गया, जिस क्षेत्र में स्कूल और अस्पताल होते हैं तो वो एक संगठित क्षेत्र में आते हैं, यानी सरकार के साथ वो पंजीकृत होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है और उन्हें कुछ निश्चित घंटों के लिए ही कार्य करना होता है, यानी उसका काम, उनका काम निश्चित होता है। वो उतने निश्चित समय अंतरालों के बाद काम करने के बाद फिर उनको छोड़ दिया जाता है, या तो फिर मतलब उनको, उनका मतलब वो कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग का 9वां प्रश्न हो जाएगा, संगठित क्षेत्र, और इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर। आज के इस सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा। औद्योगिकरण की विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं लिखना है हम लोग को डिस्कस। तो चलिए आइए बातें करते हैं हम लोग। औद्योगिकरण, तो देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, औद्योगिकरण।
प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग देखिए बढ़ते हैं इसमें औद्योगिकरण के बारे में, तो औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? देखिए औद्योगिकरण में जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या होता है? डिस्टेंस श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण है। क्या होता है? श्रम का इसमें विभाजन हो जाता है और ये विशिष्टीकरण यानी विशेष प्रकार से बनती हैं वस्तुएं, ठीक है ना। औद्योगिकरण इसीलिए देखिए औद्योगिक क्रांति की बात सुनते हैं ना आप लोग। औद्योगिकरण क्या हुआ? डिस्टेंस तीव्र गति से सस्ते और बड़े पैमाने के उत्पादन पर बल देता है। कहने का मतलब जिस चीज़ों को आप बनाते देखिए पहले जब साड़ी वगैरह का जो काम होता था पहले देखिए मशीनों से जो लोग करते थे खट 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 तो पता चला कि एक हफ्ते दिन में लग जाता था, 8 दिन लग जाता था एक एक साड़ी उतारने में। लेकिन अब आज क्या है, ऐसे बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल मशीनें आ गई हैं कि देखिए बड़े पैमाने पर वो प्रभाव देखने को मिल रहा है। नया दौर, आप लोग एक दिलीप कुमार जी का मूवी भी देखे होंगे, इसको लेके बड़ा विरोध हुआ था उसमें मूवी में, तो मशीनों को लेकर। तो कहने का मतलब क्या, औद्योगिक क्रांति का आने का मतलब है मशीनों को आना स्वाभाविक है। औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या होता है? जैसे नवीनतम वैज्ञानिक विधियों की बात होती है उसमें, तथा उत्पादन के नवीनतम तकनीकों के प्रयोग पर बल देना होता है, ठीक है ना। औद्योगिकरण का मतलब होता है और कामों में सफाई दिखती है ना, बहुत ही क्लीन तरीके से वो होता है और बेहतर तरीके से होता है। औद्योगिकरण प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई आप लोगों की औद्योगिकरण की, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा समाजशास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लघु उत्तरीय में भी ले सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न थे जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो आज के ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आप लोगों को तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कि याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। ऑडिशंस देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर भी मिलेगा आप लोगों को, उस नंबर का भी लाभ जरूर उठाइए, ठीक है। कुछ नहीं करना आप लोग को, बस जाना है उस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज करना है जाकर, ठीक है। नंबर आप लोगों को मैं लिख भी दे रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा, क्यों पड़े हो दूसरे चैनलों के चक्कर में, क्यों पड़े हो किसी दूसरे चैनलों के चक्कर में, कोई नहीं है इस समय डीजे सर चैनल के टक्कर में। तो डिस्कस खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी इस चैनल से लाभान्वित जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फैला दीजिए जाके लपाक शेयर वाले बटन पर, और ये जो नंबर दिख रहा है आप लोग को 950 690 285 7, तो इस नंबर से ज्वाइन हो जाइए और अपने आप को, अपने रिजल्ट को बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अलग पहचान दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।